गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम 6 सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट बॉटनी की बात करेंगे। हाई वेटेज, इसमें से लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। बहुत ही आसान सा यूनिट है। यूनिट आपका है सेल ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें पूरी तरह से सेल्स के बारे में, कैसी होती है, किसका क्या फंक्शन है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स पहला होता है सेल वॉल। सेल वॉल होता क्या है, क्या लिखा हुआ है देखिए, रिजिड आउटर लेयर इन प्लांट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटीन। मतलब जो प्लांट की रिजिड वॉल होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। और ये करता क्या है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने के अलावा ये उसको स्ट्रक्चर उसको प्रदान करता है। जैसे भी प्लांट दिखता है वो स्ट्रक्चर सेल वॉल की ही वजह से मिलता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल सेल वॉल की ही वजह से होती है। दूसरा होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, अ सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर दैट रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये सेल वॉल के अंदर की जो दूसरी लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि कुछ ही चीजों को परमिट करती है प्लांट के अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए। फिर आता है आपका न्यूक्लियस, इसको कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। किसी भी सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस करता क्या है, उस पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है, कौन सी सेल कैसे कब फंक्शन करेगी ये कंट्रोल करता है। और ये आपको न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजों को क्रिएट करता है, बनाता। फिर आता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी सेल को एनर्जी देती है, उसको फंक्शन करने के लिए पूरी तरह से एनर्जी जो मिलती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब कि बाई एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है। एरोबिक होता है मतलब कि नीड ऑफ ऑक्सीजन होती है, और एनारोबिक में जो होता है नीड ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, एटीपी, उसी एटीपी को एनर्जी के फॉर्म में वो सभी प्लांट्स के सेल्स को देता है। फिर उसके बाद आता है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये प्लांट की पत्तियों में पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट जो होता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ये उसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये करता क्या है, किसी भी प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से कोई भी प्लांट खाना बनाता है। फिर आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका शॉर्ट फॉर्म ईआर भी बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको एसईआर बोलते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ और स्मूथ क्यों होते हैं पहले हम लोग देखेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, ये चीजों को, ये इसका मेन काम जो होता है प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, उसमें प्रोटीन जो सिंथेसाइज होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। अब किसी भी चीज में अगर कोई चीज ऊपर से चिपका दी जाएगी तो होता क्या है कि वो स्मूथ नहीं रहता है, वो थोड़ा सा मतलब ऊपर खबर हो जाता है, इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और स्मूथ इसलिए कहते हैं कि जो प्रोटीन सिंथेसाइज होता है सेल्स में चला जाता है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर में किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन रहता नहीं है, चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस होती है बहुत स्मूथ होती है। फिर आता है आपका गोल्जी ऑपरेटर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड। अब जो प्रोटीन, लिपिड सारी चीजें बनाई गई हैं, उनकी पैकेजिंग, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनका स्ट्रक्चर, दुनिया भर जितनी भी उसमें लिपिड प्रोटीन्स होते हैं वो गोल्जी ऑपरेटर उसको मॉडिफाई करता है, उसको दूसरी जगह पर भेजता है, सॉर्ट करता है। फिर आता है आपका लाइसोसोम एंड पेरीऑक्सीसोम, मतलब पैरोक्सीसोम और लाइसोसोम। अब पैरोक्सीसोम, लाइसोसोम क्या होता है, इट इज वेस्ट डिग्रेड एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ब्रीथ एंड डाउन फैटी। मतलब कि ये क्या करता है, ये चीजों को थोड़े थोड़े पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जितनी होती है वो हमारा लाइसोसोम और पैरोक्सीसोम ही कंट्रोल करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके बाद आपका आता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसका नोमेनक्लेचर। अब क्रोमोसोम जो होता है ये तो पता ही है, डीएनए में हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसी से मिलकर डीएनए बना हुआ होता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या क्या होता है। इट इज द व्हीकल ऑफ द हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हमारे अच्छे, हमारे बुरे जो फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। और उसकी वजह होती है हमारा डीएनए, और डीएनए या जीन या क्रोमोसोम, ये सारी चीजें एक ही दूसरे से कोरिलेट करती हैं। बड़े हिस्से को जीन, छोटे हिस्से को डीएनए बोलते हैं, फिर क्रोमोसोम बोलते हैं। ये सारी चीजें तो उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको व्हीकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी चीजों को, हमारा कलर है, हमारे हेयर्स का कलर है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हमारे हूबहू
पेरेंट से मिलती रहती है, तो उसकी वजह यही होता है। फिर इसमें आता है आपका क्रोमैटिड्स, टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड ऑफ द रेप्लिकेट क्रोमोसोम। रेप्लिकेट क्रोमैटिड्स क्या होता है, डीएनए होता है और दो तरह से बना हुआ होता है। जो डीएनए बना हुआ होता है तो उसमें अलग अलग मतलब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, वो जुड़ के बने हुए, तो इनके सिंगल सिंगल स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड्स बोलते हैं। अब फिर आता है आपका सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन पॉइंट वेयर सिस्टर क्रोमैटिड्स आर ज्वाइंट। अब जो क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो क्रॉस करके एक्स की तरह जुड़ते हैं, और बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंट्रोमेयर बोलते हैं। ये उसके बाद बेस्ड एंड इट्स पोजीशन क्रोमोसोम आर क्लासिफाइड इन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक एंड टीरियोसेंट्रिक। मतलब कि उस जिस पॉइंट से वो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको चार हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसके नाम आपको मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एरोसेंट्रिक है और टीलोसेंट्रिक होता है। अब इसी में पोजीशन जो पॉइंट्स रहेंगे वही देखा जाए। फिर आता है आपका टीलोमेयर। टीलोमेयर क्या होता है, द प्रोटेक्टिव कैप्स एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम बना होता है उसके सर पे कैपिंग की जाती है, होती है पहले से ही कैपिंग, उसे ही हम लोग टेलोमेयर बोलते हैं। ये करता क्या, उसके कैप्स को बचाकर रखता है। कैप जो होते हैं उस क्रोमैटिड्स को, उस क्रोमोसोम को बचाकर रखते हैं। फिर आपका आता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट होता है स्मॉल क्रोमोसोम सेगमेंट सेपरेट बाय सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। मतलब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो हम एक छोटा सा हिस्सा क्रोमोसोम का निकाल लेते हैं उसे हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। अब फिर न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन्स। न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन्स में क्या है, डीएनए रैप अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम व्हिच आर फर्दर कंडेंस इनटू क्रोमैटिड। मतलब जो डीएनए होता है वो चारों तरफ से लिपटा हुआ होता है, चारों तरफ उसके एक मोटी सी लेयर बनी होती है जो कि प्रोटीन्स की होती है, न्यूक्लियोसोम की होती है। ये प्रोटीन्स क्या करता है, उसको कंडेंस करने से और क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखता है। फिर आपके आते हैं स्पेशल क्रोमोसोम। हमारे कुछ अब ये सारी चीजें जो ऊपर आपने देखी, ये क्रोमोसोम, उसके टाइप, उसके स्ट्रक्चर, उसके नॉमेनक्लेचर कि उसका नाम कैसे रखा गया है, इस बेसिस पे हमने देखी ये सारी चीजें। अब उसके कुछ स्पेशल क्रोमोसोम होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहला आता है आपका लैम्ब्रस। लैम्ब्रस क्रोमोसोम क्या होता है, फाउंड इन द oocytes ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। मतलब ये बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। एंड दे लुक ब्रश यूज्ड टू क्लीन लैम्प आर दे आर एक्टिव इन आरएनए सिंथेसाइज। मतलब कि ये ब्रश की तरह दिखते हैं, ब्रश में छोटे छोटे निकले हुए ना धागे जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं ना, तो ये उसकी तरह दिखता है, इसीलिए इसको लैम्ब्रस भी बोला जाता। और लैंप के जैसा स्ट्रक्चर होता है तो लैंप और ब्रश मिला के लैम्ब्रस इसका नाम रखा गया है। और ये आरएनए सिंथेसाइज के काम में काम करता, आरएनए को सिंथेसाइज करता है। फिर आपका दूसरा उसका टाइप जो होता है पॉलीटिन क्रोमोसोम। अब पॉलीटिन क्रोमोसोम क्या होता है, गेन क्रोमोसोम फाउंड इन सैलिवरी ग्लैंड। हमारी सैलिवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट फॉर्म्ड बाय रिपीट डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन। जब किसी भी इंसेक्ट में सेल डिवीजन होता है, किसी भी तरह का रेप्लिकेशन नहीं होता है, तो वहां पे पॉलीटिन क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड में उसके पाया जाता है। अब आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अब हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल मतलब एक सेल कैसे तैयार होती है, कैसे डिवाइड होती है, फिर उससे पुरानी सेल से नई सेल्स कैसे, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ इंटरफेज GS, G2S फेज, G1 एंड M फेज डिवीजन। अब इसका कहने का मतलब है कि जो सेल साइकिल होती है, कोई भी चीज डिवाइड, मतलब कोई भी सेल डिवाइड होने से पहले कुछ उसको इंटरफेस क्रॉस करने होते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से एक तरह समझिए कि वो डिवाइड होने के लिए रेडी होती है। तो उसी के नाम बताए गए हैं G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज आता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, वहां पे जो आपने देखा कि G1 फेज, G2 फेज, ये G1 का मतलब होता है ग्रोथ वन, उसके बाद S फेज का मतलब होता है कि सिंथेसाइज फेज। मतलब जब पहले सेल ग्रो कर रही होती है तो उसको ग्रोथ फेज 1 बोलते हैं। उसके बाद सिंथेसाइज फेज आता है S फेज की वजह से। S फेज को हम लोग सिंथेसाइज फेज बोलते हैं क्योंकि जो सेल्स ग्रोथ कर रही होती है उनको एनर्जी चाहिए होती है, तो ये एनर्जी S फेज से मिलती है। फिर आती है G2 फेज। G2 फेज जो होता है उसमें पूरी तरह से सेल डिवीजन के लिए रेडी हो चुकी होती है। अब वो पूरी तरह से रेडी है कि उसको डिवाइड करके न्यू सेल से बांटा जा सकता है। लेकिन इन तीनों के अलावा भी एक फेज होता है G0 फेज, उसको ग्रोथ जीरो बोलते हैं। ये कुछ ऐसी सेल्स होती हैं बॉडी में, हमारी प्लांट में भी, कि ये डिवाइड होती ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, ये बहुत ही ना के बराबर डिवाइड होती है, इसीलिए इनको G0 फेज बोला जाता है। चलिए हम स्लाइड पे देखते हैं। अब आता है माइटोसिस। डिवीजन जो होता है वो दो तरह, अब आपने सेल को देख लिया कि उसने कुछ इंटरफेसेस को क्या किए, क्रॉस किए, और उसके बाद वो आया है अब डिवाइड होने के लिए। अब डिवाइड में भी सेल के दो टाइप होते हैं,
एक मियोसिस होता है, दूसरा माइटोसिस होता है। अब मियोसिस में क्या होता है, इट अकर सोमैटिक सेल, इन सोमैटिक सेल्स रिजल्ट इन टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, मतलब इसमें जो सेल्स होती हैं वो हूबहू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं, ओरिजिनल जो सेल्स होती हैं वही डॉटर सेल्स में 2 सेल में डिवाइड हो जाती। इसके 4 फेजेस होते हैं, इसके 4 टाइप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब प्रोफेज में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस, मतलब जो क्रोमैटिन होता है वहां पे कंडेंस हो चुका होता है आपका। फिर आता है मेटाफेज में एलाइन्ड क्रोमोसोम आर इक्वेटोरियल प्लेट्स, मतलब कि जो क्रोमोसोम होते हैं एलाइन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और इक्वल हो जाते हैं। फिर आता है आपका एनाफेज, सिस्टर क्रोमैटिड पुल अपार्ट, मतलब कि एनाफेज में वो जो क्रोमोसोम होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड दोनों को अलग कर चुके होते हैं, मतलब दोनों पार्ट अलग अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आता है टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म, वो जो सेल्स बट चुके हैं एनाफेज में उनके अंदर, दोनों के अंदर एक नया नया डीएनए जनरेट हो जाता है, नया नया न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जनरेट हो जाता है। अब आता है आपका मियोसिस, दूसरे टाइप का, इसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। इसमें इक्विजनल डिवीजन था, मतलब कि ये दोनों बराबर हिस्सों में बट रहे थे, और इसमें आपका रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है अकर्स इन जर्म सेल, ज्यादातर मियोसिस डिवीजन जो होता है जर्म सेल्स में ही अकर्स होता है। इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ प्रोड्यूसिंग 4 हैप्लॉइड सेल, मतलब ये करता क्या है, ये एक तरह समझो सेल्स में आधा आधा डीएनए बांट लेते हैं ये लोग, आपस में ही सेल्स में बांट लेते हैं। 40 था 20 इसका ले, 20 इसका ले, दोनों ने 20-20 ले लिए, दोनों ने, अब उससे भी डिवाइड होगा। आपने इसमें देखा कि माइटोसिस में आपने देखा कि सेल डिवीजन हुआ तो, लेकिन उन्होंने डीएनए में कोई बंटवारा नहीं किया। ये लोग क्या करते हैं, इसमें मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, इसमें से क्रोमोसोमल नंबर होता है वो आधा एक में चला जाता है, आधा एक में चला जाता है। और हैप्लॉइड सेल्स का, इट इज क्रूशियल फॉर जेनेटिक वेरिएशन, ये क्रूशियल होता है बाय क्रॉस ओवर इन प्रोफेज, ये प्रोफेज 1 में होता है तो आधा डीएनए इसने ले लिया, आधा डीएनए इसने लिया, दोनों ही बराबर बन गए, दोनों ही अलग अलग सेल्स तैयार कर लेती। अब आता है आपका क्रोमोसोमल एब्जरेशन, मतलब कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस होते क्या हैं, दीज आर वेरिएशन इन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमोसोम के नंबर्स या स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोम में नंबर्स में वेरिएशन आता है, बदलाव आता है, उसे ही हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते। क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं उनमें बदलाव आ जाता है, कभी कम हो जाते हैं कभी ज्यादा हो जाते हैं, उसी को देखते हैं। अभी यहाँ पे क्रोमोसोम मियोसिस डिवीजन में आपने देखा कि क्रोमोसोम ही डिवाइड हो रहे थे, क्रोमोसोम आधे आधे बढ़ गए। अब अगर इक्वल चला गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा या कम हो गया तो वहां पे आता है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यही आ जाता है। इसमें पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल एब्रेशंस। न्यूमेरिकल एब्रेशन में आपका आता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में लॉस ऑफ गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम, मतलब इसमें क्या होता है न्यूमेरिकल एब्रेशन में पहला जो आता है एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी में होता क्या है, या तो लॉस हो जाएगा डीएनए का, मतलब क्रोमोसोम का, या तो गेनिंग हो जाएगी कुछ क्रोमोसोम्स के, तो इससे एब्रेशंस हो जाता है। अगर इक्वल लॉस हुआ तो भी नुकसान है और गेन हुआ तो भी नुकसान है, क्योंकि आपने गेन किया है तो आपने दूसरी सेल का जो क्रोमोसोम था खुद हायर कर लिया, एक्वायर कर लिया, या लॉस हुआ है तो आपका जो क्रोमोसोम है उसे किसी और ने क्या कर लिया है, ले लिया है। इसमें दूसरा फॉर्म इसका आता है यूपोलाइडी। यूपोलाइडी में क्या होता है, चेंज द इंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि अभी तक उसमें नंबर्स इधर उधर हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है इंटायर सेल ही पूरी तरह से बदल जाती है। इंटायर सेल किसी और की होनी चाहिए थी, किसी और की हो जाती है। इसमें आप देखिए हैप्लॉइडी होता है, इसमें सिंगल सेट आता है, चेंज होता है, और अगर पॉलीपोलाइडी हो रहा है तो मल्टीपल सेट्स चेंज हो जाएंगे। कॉमन प्लांट इंक्रीज फ्रूट्स एंड फ्लावर साइज। अब होता क्या है कि ये प्लांट्स में होते हैं तो उसका क्या होता है कि सीड का साइज बढ़ जाएगा, फ्लावर का साइज बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये दोनों बहुत, जब सेट एक सेट अगर किसी क्रोमोसोम का चेंज हो रहा है तो वो हुआ हैप्लॉइडी, अगर दोनों सेट मतलब 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं, बहुत सारे सेट चेंज हो रहे हैं, पॉलीपोलाइडी होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्ट्रक्चरल एब्रेशंस, मतलब अभी आपने न्यूमेरिकल्स देखा है डीएनए के नंबर्स की वजह से जो हो रहा था, क्रोमोसोम के नंबर की वजह से। अब इसमें होता है आपका स्ट्रक्चरल, इसमें क्या होता है, पहला होता है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम सेगमेंट, मतलब कोई एक क्रोमोसोम का सेगमेंट पूरी तरह से लॉस हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिलीशन। अब उसके बाद डुप्लीकेशन क्या होता है, प्रेजेंस इन एन एक्स्ट्रा सेगमेंट, कभी कभी एक गायब हो गया, डुप्लीकेशन आया। डुप्लीकेशन में क्या होता है, डीएनए या क्रोमोसोम जो होता है वहां पे एक्स्ट्रा सेगमेंट बना लेता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, वहां पे एब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है, सेगमेंट ब्रेक एंड रीअटैच इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब अब इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूट गया और वो टूट के जाके दूसरी जगह पे स्टार्ट में जाके जुड़ गया, मतलब रीअरेंज हुआ लेकिन वो उल्टी डायरेक्शन में रीअरेंज हो गया, तो उसकी वजह से उसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन के बाद आपको लास्ट में आता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में सेगमेंट शिफ्ट फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब
इसमें सिगमेंट पूरी तरह से शिफ्ट हो जाता है और नॉन होमोलोगस में शिफ्ट हो जाता है, मतलब जो चीजें चल रही थी उससे हटके सेगमेंट किसी और में जाकर जुड़ जाता है। चलिए ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।